नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को एक बिल्कुल ही नए अंदाज में पेश करती है। हाँ, एक पिता और बेटे के बीच की बातचीत के जरिए। बिल्कुल, जहां हर भारी भरकम अनुच्छेद रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो हमारा मिशन साफ है, इन कानूनी अधिकारों को किताबों के पन्नों से निकालकर असली जिंदगी से जोड़ना, ताकि ये सिर्फ नियम ना लगे, है ना? हाँ, बल्कि एक व्यक्तिगत शक्ति का एहसास कराएं। तो चलिए इस दिलचस्प बातचीत की गहराई में उतरते हैं। और ये नजरिया बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब कानून कहानियों से जुड़ता है तो वो दिमाग में छप जाता है। सही बात है। तो ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि इन अधिकारों को महसूस करने और उन्हें इस्तेमाल करने का आत्मविश्वास जगाने के लिए है। तो उस बातचीत में पिता सबसे पहले अर्जुन को अधिकारों के बारे में नहीं बताते। नहीं, वो राज्य या स्टेट के बारे में बताते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है। अधिकारों की बात करने से पहले ये जानना क्यों जरूरी है कि राज्य क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें मूलतः इसी राज्य के खिलाफ एक सुरक्षा कवच देते हैं। अनुच्छेद 12 इसी राज्य को परिभाषित करता है। अच्छा। और जैसा स्रोत में समझाया गया है, राज्य का मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठी सरकार नहीं है। नहीं, इसमें संसद, सरकारी दफ्तर, पुलिस, सरकारी स्कूल, नगर पालिका, यहाँ तक कि LIC जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। यानी हर वो संस्था जो सरकार की ताकत का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी सुरक्षा सिर्फ सरकार के बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होती है। जैसे एक सरकारी दफ्तर में या पुलिस स्टेशन में। हाँ, स्रोत का उदाहरण ही ले लीजिए। अगर कोई सरकारी स्कूल का टीचर किसी बच्चे को बिना वजह पीटता है, तो वो सिर्फ एक टीचर की गलती नहीं है, वो उस वक्त राज्य का प्रतिनिधि है। सही कहा। और ये बच्चे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यही समझ अधिकारों की पहली सीढ़ी है। तो अगर राज्य इतना शक्तिशाली और व्यापक है, तो फिर उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? मतलब क्या कोई ऐसा सेफ्टी नेट है जो राज्य को ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकता है? बिल्कुल। और यही वो सवाल है जिसका जवाब अनुच्छेद 13 देता है। ये संविधान का एक तरह से मास्टर स्विच है। मास्टर स्विच? हाँ, ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे आज बने या 100 साल पहले बना हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो वो शून्य हो जाएगा, मतलब रद्द माना जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि संसद भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी अनुच्छेद की वजह से हमारी न्यायपालिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक बनती है। ये तो संसद की शक्ति पर एक परमानेंट ब्रेक लगाने जैसा है। बिल्कुल, ताकि बहुमत की सरकार भी नागरिकों के मूल अधिकारों को रौंद ना सके। इसे ऐसे समझते हैं, जैसा स्रोत में था। मान लीजिए कल को संसद एक कानून बनाती है कि एक खास धर्म के लोग किसी शहर में जमीन नहीं खरीद सकते, तो अनुच्छेद 13 के तहत उस कानून को तुरंत अदालत में चुनौती दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। ये अनुच्छेद लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकने वाला एक सेफ्टी वॉल्व है। तो एक बार जब संविधान ने ये तय कर दिया कि राज्य की शक्ति पर अंकुश रहेगा, तो अगला कदम था नागरिकों के बीच बराबरी। हाँ, समानता। और यहीं से हमारे समानता के अधिकार का अध्याय शुरू होता है। हम सब जानते हैं अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी, लेकिन असल चुनौती तो इसके अमल में आती है। स्रोत में ट्रैफिक चालान का जो उदाहरण है वो इसी खाई को दिखाता है। हाँ, कि अगर हेलमेट न पहनने पर पुलिस एक आम आदमी का 1000 रुपए का चालान काटती है, तो कायदे से किसी मंत्री के बेटे का भी उतना ही कटना चाहिए। पर क्या सच में ऐसा होता है? यही अनुच्छेद 14 का संघर्ष है, सिद्धांत और व्यवहार के बीच का फासला। और शायद इसीलिए अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 बनाए गए। हाँ, जो बराबरी के अलग अलग पहलुओं पर जोर देते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब किसी भी सरकारी योजना का लाभ देते वक्त ये नहीं देखा जा सकता कि कोई किस जाति का है, या फिर किसी दुकान, होटल, कुएं जैसी सार्वजनिक जगह पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। और अनुच्छेद 16 इसी बराबरी को सरकारी नौकरियों तक ले जाता है। नौकरी के विज्ञापन में ये नहीं लिखा जा सकता कि सिर्फ पुरुष आवेदन करे या सिर्फ एक खास समुदाय के लोग चाहिए। लेकिन यहीं पर वो आरक्षण वाला जटिल सवाल उठता है जो पहली नजर में समानता के खिलाफ लग सकता है। बिल्कुल, और ये एक जरूरी दुविधा है।
लेकिन संविधान इसे एक अलग नजरिए से देखता है। तर्क ये है कि सदियों से जिन समूहों को मौकों से वंचित रखा गया, हाँ, इसे समानता का उल्लंघन नहीं बल्कि वास्तविक समानता स्थापित करने का एक जरिया माना जाता है। और फिर आता है अनुच्छेद 17 जो किसी तर्क की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। छुआछूत। हाँ, ये सीधे सीधे छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। और ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारतीय समाज की एक ऐतिहासिक बुराई पर संविधान का सीधा प्रहार है। वो होटल वाला उदाहरण याद है? हाँ, कि कोई होटल मालिक किसी को उसकी जाति के आधार पर खाना परोसने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करना सिर्फ गलत नहीं, जुर्म है। जुर्म है। इस कड़ी में आखिरी है अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत करता है। राजा, महाराजा, नवाब जैसी उपाधियां सब खत्म। इसका मकसद क्या था? मकसद था एक ऐसे समाज की नींव रखना जहां किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं, कर्म से हो। अच्छा। हाँ, जन्म के आधार पर मिलने वाला विशेष दर्जा खत्म करना। हाँ, सरकार योग्यता के आधार पर भारत रत्न या पद्मश्री जैसे सम्मान दे सकती है, लेकिन ये सम्मान है, कोई विशेषाधिकार नहीं। तो जब बराबरी की नींव रख दी गई तो फिर नागरिकों को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देना जरूरी था। और यहाँ से शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका सबसे चर्चित हिस्सा है अनुच्छेद 19, बोलने और अपनी बात रखने की आजादी, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। स्रोत में पिता ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। हाँ, ये सिर्फ सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, ये एक छात्र का अपने प्रिंसिपल के फैसले पर सम्मान से सवाल उठाने का भी अधिकार है, या किसी का यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी राय रखने का भी। लेकिन ये आजादी असीमित तो नहीं है ना, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। बिल्कुल नहीं, संविधान इस पर वाजिब प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। जैसे देश की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि या नैतिकता के आधार पर इस आजादी को सीमित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 19 में सिर्फ बोलने की ही नहीं, बल्कि शांति से इकट्ठा होने, संगठन बनाने, देश में कहीं भी आने जाने और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। स्वतंत्रता के इसी अध्याय में आगे के अनुच्छेद 20, 21 और 22 एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा कवच हैं। हाँ, खासकर जब उसका सामना पुलिस या कानूनी प्रक्रिया से होता है। ये अनुच्छेद राज्य की ताकत और नागरिक के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाते हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें तो वो 3 बहुत जरूरी सुरक्षाएं देता है। पहली, आपको किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते वक्त कानूनन अपराध नहीं था। दूसरी, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं। और तीसरी, आपको खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मुझे हमेशा से अनुच्छेद 21 सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ही व्यापक तरीके से की है। हाँ, इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। और इसी एक वाक्य ने इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों का महासागर बना दिया है। 1 मिनट, मतलब इसमें और कौन-कौन से अधिकार शामिल हो गए हैं? ये सूची बहुत लंबी है और लगातार बढ़ रही है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार और यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी शामिल माना गया है। क्या बात है। हाँ, गरिमा से जीने का अधिकार एक जीवित दस्तावेज की तरह है, जिसे अदालतें समय के साथ और व्यापक बनाती जा रही हैं। और इसी में बाद में 21A जोड़कर शिक्षा को भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। बिल्कुल, 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार। स्रोत में पिता ने अर्जुन को समझाया कि अगर गांव का सरकारी स्कूल बच्चों को नहीं पढ़ा रहा तो ये उनके मौलिक अधिकार का हनन है। और सरकार इसके लिए जवाबदेह है। हाँ। और अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार कर ले तब क्या सुरक्षा है? उसके लिए अनुच्छेद 22 है। ये साफ कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। उसे अपने पसंद के वकील से बात करने का हक होगा और सबसे जरूरी, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मतलब ये अनुच्छेद पुलिस की मनमानी पर लगाम लगाता है। सीधे शब्दों में कहें तो हाँ। समानता और स्वतंत्रता के बाद संविधान भारत की विविधता को पहचानते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी की बात करता है।
अनुच्छेद 25। हाँ, हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आजादी। स्रोत में इसका उदाहरण बहुत दिल को छूने वाला है कि एक व्यक्ति राम कथा सुनना चाहता है, दूसरा गुरुद्वारे में सेवा करना चाहता है, तीसरा चर्च में प्रार्थना करना चाहता है। ये उनका निजी चुनाव है और राज्य इसमें दखल नहीं देगा। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत आजादी और राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बीच एक बहुत महीन रेखा है। अनुच्छेद 27 और 28 इसी संतुलन को साधते हैं ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार नागरिकों के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकती। ये तो भारत के सेक्युलर ढांचे की नींव है। हाँ, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और अनुच्छेद 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। मतलब किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चों को किसी विशेष धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की निष्पक्षता दोनों को सुनिश्चित करता है। इसी विविधता को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं, जो खासकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के हर नागरिक समूह को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का अधिकार है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। नहीं, ये सबके लिए है। जैसा स्रोत में बताया गया, दक्षिण भारत के लोग अपनी तमिल संस्कृति को बचाने के लिए संस्थान खोल सकते हैं, तो पंजाब के लोग पंजाबी को बढ़ावा दे सकते हैं। और अनुच्छेद 30 वो खास तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। जैसे मुस्लिम समुदाय मदरसे चला सकते हैं या ईसाई समुदाय अपने मिशनरी स्कूल। अच्छा। और सरकार मदद देने में इन संस्थानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो स्रोत में अर्जुन ने पूछा था और जो शायद हर किसी के मन में आता है, अगर कोई मेरा अधिकार छीन ले तो क्या होगा? ये सारे अधिकार कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर असलियत में इनकी गारंटी क्या है? और इसी गारंटी का नाम है अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा? हाँ, ये खुद एक मौलिक अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों की रक्षा करता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ? बिल्कुल, आपको निचली अदालतों से शुरू करने की जरूरत नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही है, ये अधिकारों को सिर्फ कागजी घोषणा नहीं बल्कि हकीकत बनाता है। स्रोत का उदाहरण याद कीजिए। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखती है तो उसका परिवार सीधे सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाँ, उसकी याचिका डाल सकता है और कोर्ट तुरंत पुलिस को आदेश देगा कि उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए। तो क्या इन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है? क्या ये हर हाल में लागू होते हैं? नहीं, कुछ बहुत ही विशिष्ट और सीमित परिस्थितियां हैं जहां इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वो सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। जाहिर है, देश की सुरक्षा और अनुशासन के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल, एक सैनिक को सरकार के खिलाफ भाषण देने की आजादी नहीं दी जा सकती। सही बात है। इसी तरह अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी इलाके में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू हो तो वहाँ नागरिकों के अधिकार सीमित हो सकते हैं। और अनुच्छेद 35 वो बस ये साफ करता है कि इन अधिकारों से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का हक सिर्फ देश की संसद को होगा, राज्यों की विधानसभाओं को नहीं, ताकि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। हाँ। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि मौलिक अधिकार सिर्फ वकीलों या जजों के लिए बने जटिल नियम नहीं है। जब हम उन्हें उस पिता पुत्र की बातचीत की तरह देखते हैं तो वो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अभी अधिकार ज्यादा जीवंत और प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। स्रोत में पिता का जो आखिरी वाक्य है वो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। बेटा, अधिकार समझना ही नागरिक की ताकत है, पर जरूरत पड़ने पर उनके लिए खड़े होने का आत्मविश्वास रखना है। ये ज्ञान ही असली शक्ति है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अब जब ये सभी अधिकार रोजमर्रा के उदाहरणों से जुड़ गए हैं तो अपने आसपास की दुनिया में ऐसी कौन सी घटनाएं या स्थितियां हैं जिन्हें अब आप एक नए, अधिक जागरूक नजरिए से देख सकते हैं? शायद सड़क पर खड़े पुलिस वाले के व्यवहार में, स्कूल में बच्चों के साथ होने वाले बर्ताव में, या फिर किसी दफ्तर में मिलने वाले अफसर में। अधिकार हर जगह हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए।